इसका सॉल्यूशन काफी आसान है। चलो देखते हैं। तो देखो, नॉर्मल जब हम मिरर लेते हैं, नॉर्मल इस तरीके से हम मिरर लेते हैं, कौन सा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर नॉर्मल जो लिया जाता है और इस तरीके से रख दिया गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो तुम्हें पता होगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि उसकी इमेज वहीं बने। कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाना चाहिए ताकि, तो इमेज कैसे बनाते हैं, तो इमेज कैसे बनाते हैं, एक दो रे लेते हैं, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इससे दो रे लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक रे तो ये ले लिया, एक रे ये ले लिया, और ये रे रिफ्लेक्शन होकर कहाँ जाएगा, वापस इसी पे जाएगा ना, कि नहीं? यस सर। ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पे जाएगा। अच्छा, एक रे ये ले लिया, दूसरा रे हम ऐसे लेते हैं, इस रे का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये भी वापस उसी पे जाएगा या फिर कहीं और जाएगा? सर ये कहीं और जाएगा। कैसे जाएगा, ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है ना। ये रे इस पॉइंट पे नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है ना। जो सेंटर से लाइन पास होती है वो मिरर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? सर रिट्रेस कर लेगा, है ना। तो इसी बात को रिट्रेस कर लेगा और यहीं पे इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। मतलब समझ लो कि मिरर एक आदमी है और वो सेंटर पे कर्वेचर पे इमेज तभी बनाएगा जब उसको क्या लगे, उसको लगे कि जो भी रेज आ रही है वो रेज उस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है कि नहीं। जो भी रेज अगर आएगी ऑब्जेक्ट से, अगर उस सरफेस पे उसके हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, तभी तो जाके उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस वही चला जाएगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या कर देगा, इमेज बना देगा उसका। मतलब उसके लिए सारी रेज इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। ये ठीक है या नहीं? यस सर। इसमें कोई सर दिक्कत? अभी आप बिना कुछ ऊपर में लिए वाला केस ले रहे हैं। अभी हम कुछ इसमें पानी नहीं डाला है, वाटर नहीं डाला है इसमें। हाँ, अभी बिल्कुल मिरर खाली है, एयर है उसमें, मतलब यहाँ एयर, अभी कुछ हम इसमें फिल नहीं किए। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब ध्यान से सुनना थोड़ा इसको, और हम अब सपोज करो कि इसमें कुछ दूर तक पानी रख दिया गया, इसमें यहाँ तक पानी रख दिया गया। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ कर्वेचर था, जैसे मान लो ओरिजिनल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उससे जो रेज निकलेगी उसमें से दो रेज लेते हैं और देखते हैं उसके साथ क्या होता है। तो पहला रेज मैंने ये लिया, तो पहला रेज जैसे ही एयर से वाटर में आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। रिफ्रैक्शन वाटर सरफेस पे जैसे रे स्ट्राइक करेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। होगा बट कोई एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा, बिना बेंड किए हुए निकल जाएगा, ये होगा ना। बिना बेंडिंग किए हुए, मान लो ये उसका इंटरफेस है तो बिना बेंड किए हुए निकल जाएगा। तो ये सीधे जाके यहाँ स्ट्राइक किया। अब ये रे जो आया वो मिरर पे कैसे स्ट्राइक कर रहा है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है या किसी और एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है? परपेंडिकुलरली। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जब यहाँ से निकलेगा, और फिर वापस से इंटरफेस पे ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा, तो ये बिना डेविएट किए हुए ये इधर निकल लेगा कि नहीं निकल लेगा? यस सर। ओके, तो एक रे तो हमने ये ले लिया, दूसरा रे सपोज करो ये ले लो, दूसरा रे ये ले लो। अब क्या ये रे जो है ये इस तरीके से जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा ना। नो सर। अब क्या है कि वहां पे उसका मीडियम चेंज होगा। अब मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म कराते हैं, इस
पॉइंट पे रिफ्लेक्शन। तो अब देखो कैसे जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर जाने में क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव टुवर्ड करेगा। नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये नॉर्मल ऐसे इधर इसको हम टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं, इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो अब बताओ ये जो है ये इस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा या फिर किसी और एंगल पे, किसी और एंगल पे, किसी और एंगल पे। अच्छा, अब यहाँ किसी और एंगल पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो वापस भी किसी और एंगल पे जाएगा कि नहीं, वापस भी किसी और एंगल पे जाएगा। और वापस किसी और एंगल पे जाएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा पाएगा क्या? नो सर, नहीं जा पाएगा No, ना, sir. नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अब तुम इसको सर बट वो रेयरर से डेंसर आते वक्त टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ था, फिर डेंसर से रेयरर जाते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, तो जा भी तो सकता है। नहीं ना, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या करोगे, ये जो है जितना एंगल ये यहाँ पे हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस पॉइंट पे हम जैसे मान लो ये हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि रे ऐसे आया, ये रे ऐसे आया, तो जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वहां से फिर इसका रिफ्लेक्शन कराते हैं और वो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो इस पॉइंट पे, ये जो है इस पॉइंट पे तुम क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, करोगे नहीं करोगे? जहां पे अभी वो स्ट्राइक किया है उस पॉइंट पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब इसका रिफ्लेक्शन पहले परफॉर्म करवाओगे कि नहीं? इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे जो है क्या इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल तो इधर निकल लेगा। हाँ, और सर अगर उसी रे को वापस जाना होता तो वहां पे जितना एंगल ये टुवर्ड नॉर्मल हुआ था वो वापस से उतना ही एंगल अवे फ्रॉम नॉर्मल होता या कुछ भी? अब किसी भी एंगल से जाएगा तो वापस अपने उस पाथ को रिट्रेस कर पाएगा क्या? अगर वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक नहीं करता है तो वापस क्या उस पाथ को रिट्रेस कर पाएगा क्या ये? नो सर। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो रे है, ये जो रे ले रहे हैं ना, ये रे ये इस पे परपेंडिकुलरली ही लेना होगा। ये रे हमें जो यहाँ मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, कौन सा वाला, देखो दिखाते हैं इसको, ये वाला जो रे ले रहे हैं ना, ये रे जो ले रहे हैं, ये रे ये मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराना होगा, समझ रहे हो? यस सर। तो ये परपेंडिकुलरली कैसे इंसिडेंट करेगा, देखो रिफ्रैक्शन तो इसी तरीके से होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा कि ये जो सेटअप है, जो ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे स्ट्राइक किया और ऐसे बेंड हो गया, समझ रहे हो ना? ये चीज समझ रहे हो? यस सर। ये जो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्राइक किया और ऐसे फिर यहाँ बेंड हो गया, ये बेंड वाला रे को ना तुमको इसके अलोंग लाना पड़ेगा। और जब इसके अलोंग लाना पड़ेगा, देखो ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, ठीक है। अब जब और तुमको इसको लाना है किसके अलोंग, इसके अलोंग, तो जब तुम इसको सीधा करोगे ऐसे करके, तो ये जो इंसिडेंट है ये थोड़ा टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं, यस सर। नहीं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। देखो समझो इस चीज को, यही समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या मिरर पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस सर है। ये है ना? तो जो रिफ्लेक्ट करके आया है रे, वो इसके अलोंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जो रिफ्लेक्ट करके आया है वो इसके अलोंग आना चाहिए कि नहीं? आना। यस तो, तो ये जो इस पॉइंट पे, ये जो इस पॉइंट पे यहाँ स्ट्राइक किया है रे, उस रे को इस पॉइंट पे स्ट्राइक करना चाहिए। तो इस रे को थोड़ा सा इधर इस कौन से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो जब इस रिफ्लेक्टेड रे को एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो ये जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है वो थोड़े से नीचे से आना चाहिए कि नहीं? ये समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो
ये अगर ऐसा होता, फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो है, ये अगर रे थोड़ा नीचे से आता, ये रे अगर थोड़ा नीचे से ऐसे आता और यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते, तो ये कहां जाता? टुवार्ड नॉर्मल जाता कि नहीं जाता? टुवार्ड नॉर्मल ऐसे बेंड होता, तो इसका चांसेस था ना कि ये, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन है उसके अलोंग बेंड हो जाता है ये, कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बताओ, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा या फिर उससे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा? उससे नीचे रखना थोड़ा पड़ेगा। नीचे रखना पड़ेगा। थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। ये बात सब लोगों को क्लियर है? यस सर। सबसे पहला लॉजिक ये कि अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही देखनी है, तो उसे कहाँ रखना पड़ेगा? उसे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, पानी रखने के कारण इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वही रहेगा या फिर शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इसके रिस्पेक्ट में मिरर को समझो कि मिरर एक आदमी है, वो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ देखेगा? तो ये C डैश उसका न्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब वहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि वो जब यहाँ पे आए तो स्ट्राइक करते वक्त मिरर का जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके अलोंग, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो ये तो ऐसे चला जाता, ये स्ट्राइक करते वक्त यहाँ पे बेंड होके करे, और फिर जब मिरर पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा तो वापस से उसी पाथ को रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। और वापस से अपने वही पुराने, ये जो नया वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे जाके सारे रेज मिलेंगे और वही इमेज बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस आया। अब समझो कि इस पानी के अंदर कोई आदमी है, पानी के अंदर कोई आदमी है, उसको ऑब्जेक्ट C पे दिखेगा कि C डैश पे दिखेगा? C डैश पे दिखेगा। पानी के अंदर नहीं, वो तो बाहर वाले को C डैश पे दिखेगा ना। पानी वाला जो है उसको कहां से दिखेगा? वो तो जो रे है उसको क्या करेगा? वो तो पीछे एक्सटेंड करेगा ना उससे आने वाले रे को। उसके सामने अगर रे आ रहा है जो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, उसके सामने जो रे आ रहा है, ये जो रे इस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, उस रे को तो पीछे एक्सटेंड करेगा। वो देखेगा कहां से आ रहा है, एक रे यहां से आ रहा है, एक रे यहां से आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहां देखेगा? वो ऑब्जेक्ट देखेगा C पे। दरअसल वास्तव में ऑब्जेक्ट होना कहां चाहिए? C डैश पे। और वहां पे पानी में रहने वाले आदमी को इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। पानी वाले आदमी को उसकी इमेज C पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। है ना? तो हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। मान लो ये C डैश जो है इंटरफेस से x दूरी पे है, C डैश इंटरफेस से x दूरी पे। बट सर अब तो हम लोग C डैश पे बोलना रखेंगे और बन रहा है C पे, तो वहीं कैसे बना जहाँ रखे थे? अरे तो C डैश कौन देखेगा? एयर वाला आदमी कि पानी वाला आदमी? एयर वाला आदमी। पानी के अंदर समझो मिरर पे किसी आदमी को बैठाए हुए, वो कहाँ देखेगा? C पे देखेगा कि C डैश पे देखेगा? मतलब पानी के अंदर वाला आदमी ऑब्जेक्ट भी C पे ही देखेगा और इमेज भी C पे ही देखेगा? हाँ, वहीं पे देखेगा वो। अच्छा, यस सर। समझ में आया ना? तो पानी के अंदर के आदमी को तो इमेज ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा ना। पानी के अंदर के आदमी को ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? नो सर, उसको तो इमेज से मतलब है ना। उसको तो इमेज से मतलब है ना, वो तो वही यहाँ पे शिफ्टेड दिखेगा। कल जो केस बताया था कि डेंसर से जब रेयर में देखते हो तो रेयर वाले की हाइट बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ समझो मछली है, तो मछली अगर आदमी को देखेगा तो आदमी की हाइट बड़ी दिखाई पड़ेगी, तो समझ लो ना यहाँ पे इतने हाइट का आदमी था, मछली को क्या दिखेगा? इतने हाइट का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर, दिखेगा। हाँ, आस्था, कंफ्यूजन है अभी भी? सर वो हमको समझ में आया कि उसको दिखेगा वहां पे, पर ये जो लाइन है ना, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, तो हम लोग रख तो दिए ऑब्जेक्ट को रियलिटी में C डैश पे ना। C डैश पे, हाँ। और दिखा वो C पे ही ना, तो वहां कैसे दिखा जहाँ वो था? नहीं, रखे हम C डैश पे और C डैश पे ही दिखेगा, लेकिन वो किसको दिखेगा? एयर वाले को। एयर वाले को, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों देख रहा है उसको। लेकिन पानी वाले आदमी को ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या?
नहीं दिखेगा। पानी वाले आदमी को सी डैश पे रखे वाले का इमेज दिखेगा यहाँ पे, वो तो वही समझेगा ना कि ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा हुआ है और इमेज भी सी डैश पे। क्यों? क्योंकि उसको रेज जो आता दिखाई पड़ेगा, कहाँ आता दिखाई पड़ेगा? सी डैश से कि सी पे? सी से ना, तो तभी तो उसका रिट्रेस करके वापस वहीं पे जाके इमेज बनाएगा उसका। तो पानी वाले जो आदमी है, जो पानी मतलब कि मिरर पे जो आदमी बैठा हुआ है, वो देखेगा कि सी से ही रेज आ रही है और सी पे मिल रही है। जो एयर में आदमी बैठा हुआ देखेगा कि सी डैश से रेज आ रही है और सी डैश से मिल रही है। बस इतना सिंपल सा फर्क है। और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी सी से ही हो रहा है। नहीं, रिफ्लेक्शन तो देखो, एयर में ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट सी डैश पे रखा हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन डायरेक्टली थोड़ी ना हो रहा है। पहले रे जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। मिरर किसे मतलब, मिरर हमें तो टीवी से आता दिख रहा है ना। और सुनो ना, मिरर के सामने जो रे आएगा उसी हिसाब से बनाएगा ना। तो मिरर को जो फाइनली रेज मिला उसके हिसाब से इमेज बनाएगा वो। यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ दो प्रोसेस। फिर से समझो, ध्यान से बताते हैं, फिर से हम शुरू से बताते हैं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, ये हमने बनाया इस तरीके से मिरर, और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक एक स्टेप ध्यान से देखना। ये उसका एक्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर हुआ कि नहीं होगा पोल से? यस सर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है वो हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम सिंपली यहीं पे अभी अभी पानी वानी नहीं डाले हुए हैं, और पानी नहीं डाले हुए हैं, तो इससे जो रेज निकलेगी, इससे जो रेज निकलेगी, दो रेज, वो इस तरीके से स्ट्राइक की और एक या इस तरीके से स्ट्राइक की। अब मिरर को किससे मतलब है? मिरर को ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। मिरर को जो इमेज बनाना है वो किससे मतलब है कि मिरर पे रे कैसे इंसिडेंट कर रहा है। ये बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? यस सर। मिरर को जो इंसिडेंट रे मिलेगा उसके हिसाब से वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो मिरर पे अगर ये दोनों रेज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहे हैं, तो मिरर क्या करेगा? इनको वापस से उसी पाथ पे रिट्रेस कर देगा कि नहीं कर देगा? यस सर। ये बात समझ में आई? अब मान लो यहाँ पे हम दूसरा मीडियम डाल दिए, एक दूसरा मीडियम डाल दिए, तो ये जो रे है ये तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया, लेकिन ये रे क्या अब इस पे इसी रास्ते से जाएगा कि वो अपना पाथ भटक जाएगा? भटक जाएगा। भटक जाएगा ना, वो तो या इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा, कि नहीं मुड़ेगा? यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो फिर ये वापस से अपना इमेज सी पे बनाएगा कि कहीं और बनाएगा? कहीं और बनाएगा ना। तो मिरर के रिफ्लेक्शन के लिए केवल हमको ये ध्यान देना है कि अगर वहीं पे इमेज बनानी है जहां से आ रही है, वहीं पे इमेज बनानी है जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो जो भी रेज आना चाहिए वो रेज मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होना चाहिए। अब देखो एक एक ध्यान से देखना। तो सपोज ये कर लो कि इसमें जब पानी भर दिया हमने, इसमें क्या किया कि यहां तक पानी भर दिया। अच्छा, अब ये तो तय है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी क्या? नो सर। नहीं, क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? उसका हम फिर से बता रहे हैं। लॉ दोनों परफॉर्म करो, क्योंकि यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पहले देखो पहले क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा। हम यहाँ जो रेज यहाँ से निकालेंगे, चलो एक रेज निकालते हैं। एक रेज तो हम ड्रॉ कर देते हैं, कौन सा वाला? तो एक रेज ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस इंटरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे क्या होगा? पहले रिफ्रैक्शन की पहले रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन, बट कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया, मिरर को ये रे क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर आते हुए या किसी और एंगल पे? परपेंडिकुलर। तो क्या ये इसी पाथ को रिट्रेस कर देगा? यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये रे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, एक रे हमने ये लिया, दूसरा रे हमने ये लिया, दूसरा रे हमने ये लिया, ठीक है। तो ये रे एक्चुअल में मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता कि नहीं करता? अगर रास्ते में पानी नहीं होता तो करता नहीं करता। अगर रास्ते में पानी नहीं होता तो सीधे जाके ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता कि नहीं करता? अगर पानी नहीं होता तो
यस सर करता ना, ओके। लेकिन पानी होने की वजह से क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं किया ना, ये मुड़ गया कि नहीं मुड़ा। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये किधर मुड़ जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गया ना, ऐसे ये ऐसे मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? ठीक है, अच्छा। लेकिन अब जब ये ऐसे मुड़ गया तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या सेम पाथ रिट्रेस करेगा कि भटक जाएगा? भटक जाएगा। भटक जाएगा। अगर ये ना भटके मतलब ये जो इंसिडेंट किया है, ये इंसिडेंट किया है, अगर ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया होता तो मिरर के अंदर उसी पाथ को रिट्रेस करता। यस सर। और वापस रिफ्रेक्शन के बाद फिर उसी पाथ को रिट्रेस कर देता कि नहीं कर देता? यस सर। तो इसके लिए इस रे को इस पे आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पे इंसिडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो इस रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पे इंसिडेंट होना चाहिए। तो जो ऊपर से रे आएगा वो सी से आएगा कि सी से नीचे से आएगा? सी के पीछे से। सी से नीचे से आएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट सी पे ना होके यहाँ कहीं पे होना चाहिए। और ये कह सकते हो सी डैश अब मिरर का न्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसकी इंटरफेस से डिस्टेंस हम फिलहाल x मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, यहाँ पे मिरर पे जो रे आ रहा है वो मिरर पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं। तो अगर मिरर को आदमी समझो तो मिरर को ये रे कहां से आता दिखाई पड़ेगा? सी से आता दिखाई पड़ेगा कि सी डैश से आता दिखाई पड़ेगा? सी डैश से आता सी से, सॉरी सी से आता दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि वो रे को पीछे एक्सटेंड करेगा इस तरीके से, सी से आता दिखाई पड़ेगा। अब समझो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी डैश पे कि सी पे? सी डैश पे। लेकिन मिरर में जो ये दिख रही है, मिरर वाले को दिख रही है, वो कहां से दिख रही है? सी से दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो मिरर वाले को सी डैश पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस ठीक है। और वो इमेज डिस्टेंस इंटरफेस से कितना होगा? r माइनस h होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। और ये म्यू है और ये कितना है? 1 है। इतना क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग d डैश से लिखते हैं कि लिखते हैं? यस सर। इमेज डिस्टेंस को d डैश से लिखते हैं। जो हम फार्मूला, दो ही फार्मूला बताए थे ना इस तरह का, एक था d डैश इक्वल टू d अपॉन म्यू और एक था d डैश इक्वल टू म्यू इनटू d। ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर बताए थे। हाँ, तो ये दोनों फार्मूला किसकी सिचुएशन में? ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? d डैश इक्वल टू म्यू इनटू d। ये किस केस के लिए? रेयर मीडियम के लिए। रेयर टू डेंसर। ऑब्जेक्ट रेयर में हो उसे डेंसर से व्यू किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे नहीं है, सी डैश पे ऑब्जेक्ट है और मिरर पे बैठा आदमी उसको डेंसर से व्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो क्या लिखोगे? r माइनस h इक्वल टू म्यू इनटू x लिखोगे लिखोगे? यस सर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r माइनस h अपॉन म्यू। ये आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। कुछ समझ में ना आया सर। सर सबका मोटिव यही था ना कि रिफ्लेक्शन को नहीं होने देना है। नहीं, हाँ रिफ्रैक्शन जो है, नहीं रिफ्रैक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। मतलब रिफ्लेक्शन के कारण उसको एक ऐसे एंगल पे ले जाना है ताकि रिफ्लेक्शन ना हो। रिफ्लेक्शन हो लेकिन वही अपने पाथ को, रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, अपने पाथ पे वापस। हाँ अपने पाथ को यस। इसीलिए जब तक रे डायग्राम जितने बनाए वो सब कंटिन्यूअसली तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, माइंड में नहीं रहेगा ना, तो समझाने में बहुत दिक्कत होती है। सर और अर्जुन रिफ्रैक्शन पे पीएचडी किया हुआ था। हाँ अर्जुन, हाँ बिल्कुल किया था। तब तो वो क्या बोलते हैं, यस इसके आंख में तीर मार है ना, द्रौपदी की आंख में तीर मार, क्योंकि द्रौपदी की आंख में तीर मार के मछली को लग गया ना। मछली के तीर में मार के द्रौपदी को ले गया। माय मिस्टेक। यस सर। मैंने पीएचडी किया था, उसको एक एक चीज पता था कि कैसे मारेंगे, किस एंगल पे हम मारेंगे जाके आंख पे जाके लगेगा। हाँ, तो ये समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर Yes, है। sir. काफी अच्छा क्वेश्चन, देख सकते हो सॉल्यूशन इसका एक लाइन का है। सॉल्यूशन इसका क्या है, एक लाइन का। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो लास्टली ये फॉर्मूला लिखोगे और सीधे आंसर आ जाएगा। 12 का भी ऐसा ही कुछ है। हाँ 12 का भी ऐसा ही कुछ है। सही कुछ होगा, देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसमें सॉल्यूशन बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वही है कि कैसे कैसे इमेज बन रहा है, रे काम कर रहा है, ये अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है, इस चीज को समझ पा रहे हो, समझना ही नहीं, कई बार तो समझा हुआ रहता है, लेकिन अगर इसको तुम कई बार अप्लाई कर चुके हो तो फिर समझने में आगे कोई नया क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एससीवी का हर एक चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी बाकी से मतलब इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। मतलब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको हर एक लेवल को कवर करते हैं, प्लस 2 को भी कवर करते हैं, नीट को भी कवर करते हैं, मेंस को भी कवर करते हैं, एडवांस को भी कवर करते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट इसमें है। तो कम से कम इसको 3 से 4 बार बनाया हुआ होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा टॉपिक पे कमांड हो पाएगा। उसके बाद जो भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन अगर आएगा अच्छे लेवल का तो उसमें तुम आराम से 90% तक हिट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइम नहीं बनता है किसी से, और जिसका कंसेप्ट बिल्कुल मतलब कि एक एक चीज बिल्कुल कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो वही अप्लाई कर पाता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास। अगर तुमको समझ में आ गया तब तो एक लाइन में इसमें है। आगे बढ़े, आई होप ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी उम्मीद Yes, करता sir. क्लास है में ना? तो सब समझ में आता है, बस बाद में नहीं बनता है। नहीं तो वही देखो, बाद में नहीं बनता है क्योंकि तुम कहीं ना कहीं गलती कर देते होगे, कोई ना कोई कंसेप्ट लगाते वक्त है ना, कुछ और मान लेते हो कि इसलिए नहीं बनता है। ये वो प्रैक्टिस की चीज है, वो बहुत प्रैक्टिस से बनती है। ये नहीं कि एक बार क्लास में थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिया और बन गया, वो बहुत प्रैक्टिस की चीज है। बस ऐसे समझो कि अगर तुमको गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, और हम तुमको क्लास में बताते कि देखो ऐसे ऐसे काम करना, उससे तुम एफिशिएंटली कार ड्राइव कर लोगे क्या? नो सर। नहीं ना, उसके लिए कम से कम 3 महीना 4 महीना वही काम का बार बार करना होता है, तब जाके होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी वही है कि चलो थ्योरी उरी बता दिया, सब कुछ कर दिया, उससे सीधे एक बार प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं होगा। वो बिल्कुल चलोगे और कहीं ना कहीं एक्सटेंड करोगे वाली बात होती है। वो इफिशियंसी तब अच्छी आती है जब बहुत अच्छी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की जाए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें दिया गया है अ पॉइंट सोर्स एस is located midway between two converging mirror having equal focal length as shown in figure. Find the value of d for which only one image is formed. Okay, तो इसमें क्या दिया गया है कि दो कन्वर्जिंग मिरर है और एक पॉइंट सोर्स इसके बीचों बीच रखा गया है, इसको बीचों बीच रखा गया है और दोनों का फोकल लेंथ भी इक्वल है, तो बताना है दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब दोनों के मिरर के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि एक ही इमेज बने। अच्छा, अब सेम वही है, एक ही इमेज कब बनेगा, एक ही इमेज दोनों में कब बनेगा, जब दोनों रिफ्लेक्शन के बाद एक ही जगह आ जाए, एक ही जगह इमेज कन्वर्ट हो। अब दोनों तभी हो सकता है ना, अगर ये कहीं और हम रख दें तो इसका कहीं और बनेगा और इसमें कहीं और बनेगा, तो दोनों नेचुरल सी बात है, दोनों कहाँ होना चाहिए, या तो फोकस पे होना चाहिए दोनों के, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। अगर मान लो ये पॉइंट दोनों का फोकस होगा, ये पॉइंट अगर दोनों का फोकस होगा, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ दे रहे हैं और यहाँ से यहाँ दे रहे हैं, अगर ये दोनों का फोकस हो तो दोनों अपना इमेज कहाँ बनाएगा, इंफिनिटी पे कि नहीं बनाएगा? यस सर। दोनों इंफिनिटी बनाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अगर ये दोनों फोकस है उस केस में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, ये f और ये f, तो d की वैल्यू कितनी 2f होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। अच्छा, और अगर ये दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर 1 का और मिरर 2 दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों का इमेज यही बनना है कि नहीं बनना है? यस सर। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4f होगी कि नहीं होगी? ये आंसर होगा। d की वैल्यू जो होगी एक तो 2f हो सकती है, 4f हो सकती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। सर 2f कैसे होगा, वैसे इंफिनिटी तो दोनों का
अलग अलग डायरेक्शन में आएगा ना? इन्फिनिटी को एक ही पॉइंट बोलते हो कि अलग अलग बोलते हो? हाँ वो होगा, अलग अलग होगा, लेकिन इन्फिनिटी को क्या मानते हैं? इन्फिनिटी को डिफाइंड पॉइंट होता है क्या? नो सर। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन एक का चलो इधर बनेगा, एक का चलो इधर बनेगा, लेकिन तो फोकस आप में बोले थे ना कि दोनों तरफ बनता है, एक दोनों तरफ तरफ बनता डायरेक्ट है, बनता है, दोनों बिल्कुल दोनों तरफ बनता है। तो यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे? देखो अगर सर हम इन्फिनिटी वाले 4 हाँ तो 4 बनेंगे ना, लेकिन उसमें इमेज ओवरलैप होगा कि नहीं होगा? ये तो हो नहीं जाएगा। होगा। ओवरलैप होगा कहाँ ना? दो होगा? होगा। देखो नहीं ओवरलैप नहीं होगा, एक का मान, लेकिन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ओवरलैप होगा कि नहीं होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज तो बड़ा ही बनेगा ना। किसका पॉइंट ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा मैग्नीफाई होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट का सीधे इस तरीके से मान लो, थोड़ा सा एक सर्कल बन गया, तो इसका जो रियल वर्चुअल इसमें इन्वर्टेड का पहचान पाओगे क्या? जब मान लो यहाँ नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ थोड़ा इनलार्ज करके ही बनेगा, तो सर्किल ही बनेगा ना, तो एक का सर्किल इस पे ओवरलैप, एक का सर्किल इस पे ओवरलैप। अब चलो वर्मा जी इसमें क्या मतलब कितने दिए हैं? ठीक है, इसमें आंसर एक्चुअल में होना चाहिए 4F ही होना चाहिए, 2F नहीं होना चाहिए। दोनों है। दोनों है ना? हाँ ये हमको याद है, जो कि आंसर इसका इसमें दोनों है। अब इसमें क्या है कि भाई वो जो है ना, एक ही इमेज को कंसीडर किया इन्होंने, रियल को या रियल को ही कंसीडर किया होगा, वर्चुअल को नहीं लिया होगा। जो ग्राफ बनता है रियल को किया होगा तो एक का तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे और दूसरे का पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो दोनों को सिर्फ इन्फिनिटी मान लिया। हाँ दोनों को इन्फिनिटी मान लिया, उसके हिसाब से ले लिया है ये। सीबीएसई में आता तो भी लिखते यही। हाँ वहाँ सीबीएसई में तुमको बोले हुए हैं लिखने के लिए, सीबीएसई में एक ही इमेज मानोगे, सीबीएसई में एक ही इमेज मानोगे। हम तो तुमको एक्चुअल बताया था कि जो ये सब का लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पे जब प्रैक्टिकली बोला जाता है तो प्रैक्टिकली हम 2 इमेज डालते हैं। लैब में जब इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो आप प्रैक्टिकली 2 इमेज डालते हैं, एक रियल है एक वर्चुअल है, उसके हिसाब। सीबीएसई वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। सीबीएसई में तो जो किताबी बातें वही लिख दी जाती है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ही लिख दी जाती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। इनफैक्ट कि पिछली बार नेट में कोई क्वेश्चन आया था जो कि ऑप्शन गलत था, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ था, उसको सही माना गया था। इस पे काफी हंगामा भी हुआ था। ओके नेक्स्ट सेशन में लॉगिन करो, ये तो खत्म हुआ, नेक्स्ट में लॉगिन किया जाए।